नमस्कार। आज के इस वीडियो में हम मेसोलिथिक एज में रॉक पेंटिंग्स यानी कि शैल चित्रों के बारे में बात करने वाले हैं। आइए सबसे पहले समझ लेते हैं रॉक पेंटिंग्स यानी कि शैल चित्र क्या होते हैं। पाषाणकालीन मानव जो है वो अपने निवास हेतु कंदराओं या गुफाओं का प्रयोग करता था। इन कंदरा या गुफाओं की दीवारों पर या इसकी छतों पर जो चित्र बनाए गए हैं, जो पेंटिंग्स बनाई गई हैं पाषाणकालीन मानव के द्वारा, उन्हें रॉक पेंटिंग्स या शैल चित्र कहा जाता है। ये एक एग्जाम्पल है शैल चित्र का, जिसमें आप देख पा रहे हैं कि चट्टान है और चट्टान की दीवार पर, ये जरूर किसी गुफा की चट्टान होगी, तो उसकी दीवार पर कुछ पेंटिंग बनाई गई है। इस तरीके की अभिव्यक्ति पाषाणकालीन मानव के द्वारा की गई है। भारत के संदर्भ में मध्य पाषाण काल से इस तरीके की रॉक पेंटिंग्स जो हैं वो अवेलेबल होती हैं। ऐसे लगभग 150 अलग अलग स्थानों से भारत में हमें रॉक पेंटिंग्स जो है वो प्राप्त होती हैं, और इनका जो मेन एरिया है वो मध्य भारत का एरिया है, जहाँ पे इनका संकेंद्रण देखा जा सकता है। जैसे भीमबेटका और इनके आसपास के जो स्थल हैं उनमें हमें रॉक पेंटिंग्स मेनली सेंट्रल इंडिया से जो है वो प्राप्त हो रही हैं। मध्य पाषाण काल के समुदायों को समझने में इन शैल चित्रों का बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान है, क्योंकि इनसे हमें मध्य पाषाण युग के सामाजिक और आर्थिक जीवन की जानकारी जो है वो प्राप्त होती है। इसके अतिरिक्त अब हम बात करते हैं कि सबसे पहले जो शैल चित्र खोजे गए हैं भारत में, या कह सकते हैं संपूर्ण विश्व में जो प्रथम शैल चित्र खोजे गए हैं उनकी खोज की गई थी ACL कार्लाइल द्वारा, जो कि आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया यानी कि ASI में असिस्टेंट सर्वेयर के पद पर थे। उनके द्वारा उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर जिले में कैमूर पहाड़ी क्षेत्र के सोहागी घाट नामक स्थान पर 1867-1868 में, यानी कि 19वीं शताब्दी के लगभग एंड तक पहुंचते भारत में रॉक पेंटिंग्स जो है वो खोजी गई थी ACL कार्लाइल के द्वारा उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर जिले में सोहागी घाट नामक एरिया में। अब इन रॉक पेंटिंग्स के बारे में जब हम बात कर रहे हैं तो इनका जो सबसे महत्वपूर्ण स्थल है वो है भीमबेटका, जो कि मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में स्थित है। जैसा कि हमने कहा कि रॉक पेंटिंग्स का जो मेन इनका संकेंद्रण है वो है आपके सेंट्रल इंडिया या मध्य भारत में। भीमबेटका 7 पहाड़ियों की श्रृंखला में से एक पहाड़ी है। बहुत ही नेचुरल ब्यूटी के साथ ये पहाड़ी है। यहाँ से हमें 642 गुफाएं प्राप्त हुई हैं, और उन 642 गुफाओं में से 400 में रॉक पेंटिंग्स जो है वो हमें देखने को मिलती हैं। ये मध्य पाषाण चित्र जो है वो भीमबेटका के अलावा मध्य प्रदेश के खरवार, जओरा, कथोटिया और लखजोवार इन स्थानों से भी प्राप्त होते हैं। ये सब भीमबेटका के आसपास के ही स्थल हैं। अब जो भीमबेटका की खोज हुई है वो बहुत ही रोमांचक तरीके से हुई है। ये 1957 में एक आर्कियोलॉजिस्ट थे जिनका नाम था VS वाकांकर। वो भोपाल से इटारसी की रेल यात्रा कर रहे थे, और उस रेल यात्रा के दौरान ही उन्होंने खिड़की से भीमबेटका की पहाड़ियों को नोटिस किया, और उनको क्यूरियोसिटी हुई इन पहाड़ियों के बारे में। तो इनकी खोज के लिए वो अगले स्टेशन पर उतर गए और भीमबेटका की पहाड़ियों की खोज की उन्होंने, और इस तरीके से भीमबेटका के जो शैल चित्र या रॉक पेंटिंग्स जो है वो प्रकाश में आए, दुनिया को उनके बारे में पता चला। भीमबेटका की जो रॉक पेंटिंग्स हैं उसमें मानव जीवन के प्रायः सभी पक्षों को प्रकट किया गया है, जैसे शिकार के पूर्व का नृत्य, मनोरंजन के लिए किया जाने वाला नृत्य, गर्भवती महिला, गर्भवती गाय, गेंडे का शिकार, मुखौटों में नृत्य, मुखौटे पहन कर के शिकार। इस तरीके के बहुत ही अलग अलग एस्पेक्ट वाली पेंटिंग्स जो हैं वो हमें भीमबेटका में प्राप्त होती है। ये एक रॉक पेंटिंग है भीमबेटका से जो हमें मिली है, जिसमें आप देख सकते हैं किस तरीके से शिकार का दृश्य जो है वो पेंट किया गया है, या जानवर पेंट किए गए हैं, और उनके साथ साथ मानव भी दिखाए गए हैं। अब हम बात करते हैं भीमबेटका के बारे में। जब हम कंटिन्यू आगे बात कर रहे हैं तो यहाँ के जो शैल चित्र हैं उसमें मुख्यतया तो सफ़ेद और लाल रंग का प्रयोग हुआ है, लेकिन ये इन दोनों का ही नहीं हुआ है, कुल 16 रंगों का प्रयोग यहाँ पर हुआ है। जैसे हरा रंग हो गया या येलो कलर हो गया, तो इस तरीके के जो कलर्स हैं वो हमें भीमबेटका की पेंटिंग्स में दिखाई देते हैं। ये किस तरीके से बनाए गए होंगे, तो खनिज जो होते हैं रॉक, क्योंकि हमें पता है कि चट्टानें जो होती है वो खनिजों से भरपूर होती हैं,
तो इन खनिजों को पानी या फिर किसी जैविक द्रव्य जैसे चर्बी है, अंडा है, उसके साथ मिला करके रंग को तैयार किया जाता था। जिसे लाल या गेरू रंग है वो लोह ऑक्साइड से मिलता होगा, सफ़ेद रंग चूना पत्थर से मिलता होगा, हरा रंग शायद हरे कैल्सिडोनी से बनाया जाता होगा। तो इस तरीके से अलग अलग रंगों का निर्माण नेचुरल तरीके से किया गया है और इसी वजह से हम देखते हैं कि आज भी इन रॉक पेंटिंग्स को अगर हम भीमबेटका तक पहुँचे, वहाँ जाएँ, उनको ऑब्जर्व करें, तो हम पिक्चर्स भी देखेंगे जैसे भीमबेटका की रॉक पेंटिंग्स की और अन्य जगहों की पेंटिंग्स की भी। तो ये जो कलर्स हैं वो आज भी इंटैक्ट हैं और आज भी कायम है, ये समय के साथ धूमिल नहीं हुए हैं। इन पेंटिंग्स को बनाने के लिए जो ब्रश यूज़ किया जाता था, उस ब्रश को या तो टहनियों से, पेड़ पौधों की टहनियों से बनाया जाता होगा, या फिर उसे सेमल या जानवर के जो फर होते हैं, जैसे भेड़ वगैरह के जो बाल वाले जानवर होते हैं, उनके फरों से इन ब्रशों का निर्माण किया जाता होगा। यहाँ पे सिंगल कलर वाले पेंटिंग हमें प्राप्त हुए हैं और मल्टी कलर वाले पेंटिंग्स भी हमें भीमबेटका से प्राप्त हुए हैं। अन्य जो मध्य पाषाण युगीन स्थल हैं जहाँ से हमें रॉक पेंटिंग्स मिल रहे हैं, उनकी तरह भीमबेटका के जो रॉक पेंटिंग है उनमें भी जानवर जो हैं उनकी प्रधानता है। यहाँ पर जंतुओं की 29 प्रजातियाँ दिखाई गई हैं, जिनमें हिरण, चीता, बाघ, तेंदुआ, हाथी, गेंडा, बारहसिंगा और यहाँ तक कि गिलहरी भी है। इसके अलावा पक्षी भी हैं, मछली है, गिरगिट है, मेढक, केकड़ा, बिच्छू, इन जीवों का भी निरूपण यहाँ पर पेंटिंग्स में किया गया है। भीमबेटका की पहाड़ियों में ये जो पेंटिंग्स में जानवर दिखाए गए हैं उनमें बहुत से जानवर तो आज भी उस एरिया में मिलते हैं, लेकिन अब इस एरिया में हाथी, गेंडा, शेर, जंगली भैंसा, काला हिरण, इस तरीके की जो पेंटिंग्स इनके द्वारा बनाई गई हैं, तो इस तरीके के जानवर अब उस एरिया से लुप्त हो चुके हैं, वहाँ से वो हमें प्राप्त नहीं होते हैं। जैसा कि हमने कहा कि यहाँ पे सिंगल कलर वाले पेंटिंग्स भी मिल रही हैं, मल्टी कलर वाली भी मिल रही हैं। तो ऊपर की जो पेंटिंग है वो एक सुअर की पेंटिंग है जो कि मल्टी कलर में है। इस पेंटिंग में आप ग्रीन कलर देख पा रहे होंगे। हम इस पेंटिंग की बात कर रहे हैं, इस पेंटिंग में आप ग्रीन कलर भी देख पा रहे हैं, येलो कलर भी है, रेड कलर भी है। तो इस तरीके की मल्टी कलर की भीमबेटका से प्राप्त ये एक सुअर की पेंटिंग जो है वो हम देख पा रहे हैं। और नीचे जोरा जो कि भीमबेटका के पास ही स्थित एक स्थल है, वहाँ से एक बुल यानी कि भैंसे की पेंटिंग हमें मिली है जो कि मेनली रेड यानी कि गेरू कलर और ग्रीन कलर में हमें दिखाई दे रही है। तो इस तरीके की रॉक पेंटिंग्स, कितनी सुंदर रॉक पेंटिंग्स उस समय के मानव के द्वारा बनाई गई हैं। भीमबेटका में अगर हम अन्य चीज़ें ऑब्जर्व करें तो यहाँ पर अन्य मध्य पाषाणकालीन शैल चित्रों की तरह स्वतंत्र रूप से जानवरों के चित्र अंकित है, जैसा कि हमने पिछली स्लाइड में देखा। पॉलीक्रोम बोर को और शिकार के संदर्भ में भी जानवरों को दिखाया गया है, यानी कि कोई शिकार का दृश्य चित्रित किया गया है और उसमें आखेटकों को शिकार करते हुए जानवर का दिखाया गया है। शिकार करने वाले लोग अकेले भी दिखाए गए हैं, समूह में यानी कि ग्रुप में भी दिखाए गए हैं, और कई बार इन आखेटकों को आभूषण पहने हुए भी दिखाया गया है। इनके जो मुख्य औजार हैं उनमें लाठी, भाला, तीर, धनुष, उनका प्रयोग शिकार के लिए दिखाया गया है। जैसे ये जो इमेज आप देख पा रहे हैं, इसमें ये तीर और धनुष जो है वो इन आखेटकों के पास दिख रहे हैं आपको। तो इस तरीके से तीर और धनुष जो हैं वो भी शिकारियों के साथ दर्शाए गए हैं। कई बार शिकारियों के साथ कुत्ते भी दिखाई देते हैं। शिकारियों के द्वारा बिछाए गए जाल और कभी जानवरों को शिकारियों के पीछे भागते हुए भी दिखाया गया है, यानी कि कभी तो शिकारी जाल बिछा करके शिकार कर रहे हैं और कभी उल्टा जानवर ही शिकारियों के पीछे पड़ गए हैं, तो शिकारी उनसे बच करके भाग रहे हैं। कई चित्र तो वास्तविक हैं और कई चित्र यहाँ पर हमें प्रतीकात्मक यानी कि सिंबॉलिक प्राप्त होते हैं। कहीं कहीं पर हमें जो शरीर हैं आखेटकों के, उनको अलंकृत यानी कि उनके गहने वगैरह भी हमें देखने को मिलते हैं। कुछ चित्र ऐसे हैं जिनमें जानवरों को एक्सरे के द्वारा, जैसे हम देखते हैं एक्सरे के द्वारा जो इमेज उस तरीके से दिखाया गया है, उनके अंग उस तरीके से दिखाए गए हैं। स्पेशली जो मादा जानवर का गर्भ होता है उसमें भ्रूण को इस तरीके से दिखाया गया है रॉक पेंटिंग्स में। शिकार के चित्रों के अतिरिक्त कई बार यहाँ पर शांत अवस्था में भी जानवर दिखाए गए हैं, जैसे कोई गर्भवती मादा है वो अपने बच्चों के साथ बैठी हुई है, हिरण है वो अपने बच्चों के साथ घास चर रहे हैं। इस तरीके के शांत अवस्था वाले जानवरों के चित्र भी अंकित
किए गए हैं, यानी कि उस समय पर मध्यपाषाणकालीन मानव जो भीमबेटका में निवास कर रहा होगा, उनका ऑब्जर्वेशन पावर कहीं न कहीं इससे झलक रहा है। उनकी सोशल सिचुएशंस, उनकी सर्कमस्टांसेस जो हैं वो इनसे इंगित हो रही हैं। ये एक और पेंटिंग है जिसमें शिकार का दृश्य जो है वो दिखाया गया है। जैसे हमने बात की कि सिंगल जानवरों के स्वतंत्र चित्र भी अंकित किए गए हैं, और इसके अतिरिक्त जैसे ये शिकार के दृश्य में यहाँ पर ये सब जानवर जो हैं वो दिखाए गए हैं। ये आखेटक हैं जो कि शिकार कर रहे हैं। ये इन्होंने तीर छोड़ा है और वो तीर यहाँ लगा है इस हिरण को। तो इस तरीके के आखेट के दृश्य जो हैं वो बहुत ही सुंदर तरीके से यहाँ पर दिखाए गए हैं। और ये जो पेंटिंग है, जो जिसके बारे में हमने आखेट की इस पेंटिंग के बारे में बात की, ये हमें लखजोआर से प्राप्त हुई है, जो कि भीमबेटका के पास स्थित एक स्थल है। अब हम आगे बात कर रहे हैं भीमबेटका में एक सूअर का बहुत ही फेमस पेंटिंग हमें मिला है। वो इसलिए फेमस है क्योंकि उसका शरीर तो सूअर का है, लेकिन नाक गेंडे का है, निचला होठ हाथी का है और सींग भैंसे का है। यानी कि इमेजिनेशन की गई है, अलग अलग जानवरों की अलग अलग बॉडी पार्ट्स को मिला करके एक इमेज जो है वो तैयार की गई है। भीमबेटका के जो शैल चित्र प्राप्त हुए हैं उसमें सभी आयु के पुरुष और महिलाओं का चित्रण जो है वो हुआ है। पुरुषों के चित्र तो माचिस की तिली की तरह दिखाई देते हैं, जबकि महिलाओं के चित्र जो है वो उभार युक्त दिखाई देते हैं। जैसे ये पेंटिंग जो है वो भीमबेटका से तो यद्यपि प्राप्त नहीं हुई है, लेकिन इसमें जो भी दर्शाए गए हैं मनुष्य, वो कहीं न कहीं माचिस की तिली की जैसे दिखाए गए हैं। बिल्कुल ही एक लाइन जैसे ड्रॉ करके दिखा दिया गया है कि यहाँ पर कोई मनुष्य जो है वो बैठा हुआ है। तो इस तरीके की रॉक पेंटिंग्स हमें प्राप्त हुई है। ये पेंटिंग जो है वो लखजोआर से प्राप्त हुई है हमें। इसके बाद हम बात करते हैं जैसे एक और पेंटिंग की। हमने जैसे कहा कि यहाँ पर जो भी दृश्य हैं उनमें हम बाइफरकेट कर सकते हैं कि कौन मेल है और कौन फीमेल है। जैसे यहाँ पर यहाँ ये जो फिगर है और ये जो फिगर है उसमें आपको क्लियर कट डिफरेंस दिखाई दे रहा होगा। और जैसा हमने कहा कि एक्सरे से देखने पे जिस तरीके की इमेज बनेगी उस तरीके की इमेजेस बनाई गई। जैसे यहाँ फिश बनाई गई हैं जो कि इनका फूड है, और एक फिश जो है वो इस इंसान के पेट में भी दिखाई गई है हमें, है ना। और इसके अतिरिक्त यहाँ पे ये कहीं ना कहीं मेल फिगर है, और ये कहीं ना कहीं आपको दिखाई दे रहा होगा कि फीमेल फिगर है। इनके बालों से ये इंगित हो रहा है, इनके काम से भी ये इंगित हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे हमें जेंडर डिवीज़न भी दिखाई दे रहा है। तो इस जेंडर डिवीज़न में कहीं ना कहीं पुरुषों को तो आखेट करते हुए दिखाया गया है और महिलाओं को भोजन तैयार करते हुए या घरेलू कामकाज करते हुए दिखाया गया है। तो इस तरीके से हमें इस समय का जो मानव समाज है उसकी कहीं ना कहीं हमें सामाजिक स्थिति के बारे में भी पता चलता है। कुछ पुरुष जो हैं उनको पत्ते या जानवर के खाल, वृक्षों की छाल पहने हुए वस्त्रों के तौर पे दिखाया गया है। जैसा हमने बात की कि जेंडर बेस्ड डिवीज़न हमें देखने को मिलता है। उसके अतिरिक्त जैसे पुरुषों के बाल जो हैं वो खुले हुए हैं, एक बहुत ही ये महत्वपूर्ण फैक्टर है इनको अलग तरीके से देखने का। और महिलाओं के बाल जो हैं वो बंधे हुए हैं चोटी में या जूड़े में। कुछ पुरुष चित्र ज्यामितीय औजारों से अलंकृत हैं, उनके पास ज्यामितीय औजार हैं, तो वो ज़रूर किसी न किसी तरीके के पावरफुल लोग होंगे, तभी उनको अलग तरीके से दर्शाया गया है। इसके अतिरिक्त यहाँ पर मुखौटे पहने हुए भी कुछ नर्तक दिखाए गए हैं, जिनको कई प्रागैतिहासिककारों ने नृत्य करते हुए ओझा की उपमा दी है। वो किसी न किसी प्रकार के कर्म कांड के या रिवाजों के, रीति रिवाजों के विशेषज्ञ के तरीके पे प्रतीत हो रहे हैं। ये अगेन उनकी सोशल कंडीशंस को बयान करने वाली चीज़ें हैं। अब आगे हम बात कर रहे हैं जैसे भीमबेटका के बारे में, तो हम कंपैरिजन करते हैं यूरोप के प्रागैतिहासिक शैल चित्रों से और भारत के प्रागैतिहासिक शैल चित्रों से। यूरोप में जो हमें प्रागैतिहासिक शैल चित्र प्राप्त हुए हैं वो गुफाओं के भीतर अंधेरे और एकांत स्थानों में प्राप्त हुए हैं, जबकि भारत में जो रॉक पेंटिंग्स मिली हैं वो खुले एरिया में, रोशनी वाले एरिया में बनाई गई हैं। भारत में सबसे अच्छे शैल चित्र उन स्थानों पर बने हैं जो कि
मानव समुदाय के निवास स्थानों से अलग हैं। तो निवास स्थानों में भी प्राप्त हो रहे हैं, निवास स्थानों से अलग भी प्राप्त हो रहे हैं। और कुछ रॉक पेंटिंग्स तो भारत में इतनी ऊंचाई पर बनी हुई मिली है कि वो किसी एक व्यक्ति का कार्य हो नहीं सकता है, उसके लिए बहुत सारे लोगों के सहयोग की आवश्यकता पड़ी होगी। ऐसी रॉक पेंटिंग्स के लिए कहा गया है कि उनका जरूर कोई न कोई कर्मकांडीय महत्व रहा होगा। अगर ये शैल चित्र बनाए गए हैं इतने सारे, तो उनका उद्देश्य क्या होगा? सबसे पहली बात तो ये उस समय के मनुष्य की रचनात्मकता की अभिव्यक्ति है। इसके अतिरिक्त ये सजावट के लिए, अलंकरण के लिए भी बनाए गए होंगे। चित्र के द्वारा वो अपनी बात को अभिव्यक्त कर रहे हैं, वो कुछ कहना चाह रहे हैं उस चित्र के माध्यम से। या फिर कुछ चित्र जो है वो रीति रिवाजों या संस्कारों से, कर्मकांडों से जुड़े हुए भी हो सकते हैं। या फिर कुछ चित्र किसी प्रागैतिहासिक मानव के जीवन की किसी रोचक घटना को, यानी कि उनका कोई पर्टिकुलर ऐसा कोई शिकार ऐसा हुआ हो जो कि मेस्मराइजिंग हो, याद रखने वाला हो, ऐसी किसी रोचक घटना को भी वो इंगित कर सकते हैं। लेकिन हम हमेशा ये अनुमान भी नहीं लगा सकते कि इन चित्रों से क्या बताने की कोशिश की गई है। जैसे ये चित्र हमें जौरा से प्राप्त हो रहा है, जो कहीं ना कहीं किसी अमूर्त चित्रकला को द्योतित कर रहा है। इस पेंटिंग को देख करके हम समझ नहीं सकते हैं कि मध्य पाषाणकालीन मानव जो है वो क्या कहना चाह रहा है, क्योंकि यहाँ पे हमें पृथ्वी भी देखने को मिल रही है, आकाश भी देखने को मिल रहा है, ये बीच में सन जैसा कुछ यहाँ पर जो है वो बनाया गया है ना। पृथ्वी भी यहाँ पे है ही सही, ये पृथ्वी वाला एरिया है ना। तो अग्नि की भी अवधारणा इसमें जैसे हमें देखने को मिल रही है। तो ये कहीं ना कहीं ऐसा माना गया है कि ये जो है वो ब्रह्मांड की अभिव्यक्ति है, या ब्रह्मांड के अलग अलग तत्वों की सृष्टि के अलग अलग तत्वों की अभिव्यक्ति है। लेकिन ये तो हम समझ पा रहे हैं इसको देख करके। ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि जिन जिन लोगों ने इस चित्र को बनाया है उन्होंने यही सोचकर, इसी सोच के साथ इस चित्र को बनाया होगा। लेकिन हम क्योंकि अपनी कल्पना शक्ति के आधार पर ही सोच सकते हैं, तो हम अपनी कल्पना शक्ति के आधार पर ही ये समझने की कोशिश कर सकते हैं कि इन रॉक पेंटिंग्स के द्वारा क्या कहने की कोशिश जो है वो की जा रही है। तो इस तरीके की कुछ रॉक पेंटिंग्स जो हैं वो हमें मेसोलिथिक एज से, यानी कि मध्य पाषाण काल में अलग अलग स्थानों से प्राप्त हो रही है, जिसमें स्पेशली सेंट्रल इंडिया या मध्य भारत का एरिया आता है, जहाँ से हमें ये रॉक पेंटिंग्स जो हैं वो अवेलेबल हो रही है, जिनके आधार पर मध्य पाषाणकालीन समुदायों के सामाजिक आर्थिक जीवन को समझ सकते हैं, उनको समझने की कोशिश कर सकते हैं। तो ये कुछ इस तरीके की पेंटिंग्स हैं जिनके बारे में हमने बात की है। अब ये मध्य पाषाण काल का जो चैप्टर है उसको हम यहाँ पर एंड कर रहे हैं, और अगले वीडियोस में हम बात करेंगे एक नए चैप्टर के बारे में, जो कि है हमारा नियोलिथिक यानी कि नवपाषाण काल। उस नवपाषाण काल में होने वाले परिवर्तनों के बारे में, होने वाले विकास के बारे में हम बात करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।